रुपये की गिरती वैल्यू हर इंडियन के जेब पर असर डाल रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं रुपये अपने ऑल टाइम लोएस्ट वैल्यू तक कैसे पहुंच गई? क्या ये सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का नतीजा है या फिर हमारी अपनी इकोनॉमी की कमजोरी? आज हम इस कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग कहानी को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। बार्टर सिस्टम के शुरुआती दिनों से लेकर मॉडर्न फिएट करेंसीज तक के सफर को देखेंगे, साथ ही करेंसी एक्सचेंज रेट्स और रुपीस के फ्यूचर को भी जानेंगे। आज के टाइम पर एक यूएस डॉलर की वैल्यू 86 रुपीस के आसपास है और ये 2025 के एंड तक 90 प्लस रुपीस हो जाएगी। इसकी वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को एग्रेसिवली यूज कर रहा है, लेकिन क्या ये काफी है? इसका जवाब समझने के लिए हमें करेंसी मार्केट के बेसिक कंसेप्ट्स को समझना होगा। इंडिया में करेंसी नोट प्रिंट करने के दो मेन प्रेस है, जो कर्नाटक के मैसूरू और मध्य प्रदेश के देवास में लोकेटेड है। करेंसी नोट्स की खुशबू उनमें यूज होने वाले स्पेशल इंक और यूनिक पेपर मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से आती है, जो एक्सक्लूसिवली करेंसी प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। मेरी तरह आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। क्या ये किसी देश के गोल्ड रिजर्व पर डिपेंड करती है या फिर गवर्नमेंट अपने मन से इसका वैल्यू सेट कर देती है? अगर ऐसा होता तो इंडिया क्यों नहीं 1 रुपी इज इक्वल टू $1 कर देता? क्या ये पॉसिबल है? टेक्निकली हाँ, ऐसा हो सकता है। इसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, लेकिन ये सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। आज हम जिस मॉडर्न करेंसी सिस्टम को देखते हैं, उसकी शुरुआत बहुत बेसिक तरीके से हुई थी। पुराने जमाने में लोग अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम शुरू में काफी हेल्पफुल था, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें आने लगी। हर बार सामान को ट्रांसपोर्ट करना और एक्सचेंज करने के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने कुछ प्रीशियस मेटल्स और स्टोन्स को एक्सचेंज के मीडियम के रूप में यूज करना शुरू किया। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बनाए गए और उन्हें करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को भी कैरी करना मुश्किल होता गया। हर जगह उन्हें ले जाना रिस्की और ये प्रोसेस कम्बरसम बन गया। इस वजह से अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक्स ने करेंसी नोट्स और कॉइन्स बनाना शुरू किया। इन नोट्स की वैल्यू उनके पास रखे गोल्ड रिजर्व के अकॉर्डिंग होती थी। इस नए सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया और इस सिस्टम में हर देश अपने पास गोल्ड रिजर्व रखता था और उसके हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू सेट करता था। मान लीजिए मेरे पास 100 kg गोल्ड है और मैंने 100 नोट्स प्रिंट किए, तो हर नोट की वैल्यू 1 kg गोल्ड के बराबर होगी। मतलब अगर आप मुझे एक नोट देंगे तो मैं आपको 1 kg गोल्ड वापस दूंगा। लेकिन अगर मुझे और 100 नोट्स प्रिंट करने हैं पर मेरे पास गोल्ड रिजर्व अभी भी 100 kg ही है, तब मेरे हर नोट की वैल्यू 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड हो जाएगी। गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइम पर कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व्स रखने का प्रेशर होता था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1930s में यूएसए के फोर्ट नॉक्स को बनाया गया था, जो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स में से एक है। आज भी यहाँ 4500 मेट्रिक टन्स गोल्ड रखा गया है। करेंसी नोट्स का कंसेप्ट सबसे पहले 7th सेंचुरी चाइना में शुरू हुआ था। लोग अपने गोल्ड और सिल्वर को बैंक्स में रख के बदले में पेपर रिसिप्ट लेते थे, जो बाद में मॉडर्न करेंसी का बेस बना। ये सिस्टम ये बताता है कि जितना ज्यादा नोट प्रिंट करोगे उतनी करेंसी की वैल्यू गिरती है। इसी वजह से कोई भी देश अनलिमिटेड नोट्स नहीं प्रिंट कर सकता। अगर नोट्स प्रिंट करने हैं तो गोल्ड रिजर्व बढ़ाना होगा या करेंसी की वैल्यू गिरानी पड़ेगी। हालांकि अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी सारे करेंसीज वैल्यू किसी ना किसी चीज से लिंक्ड रहते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स हो गया, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए ज्यादा नोट्स प्रिंट करने की जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतना गोल्ड रिजर्व नहीं था और इसलिए 44 देशों ने साथ मिलकर 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत इन 44 कंट्रीज ने अपनी करेंसी को गोल्ड से अनलिंक करके यूएस डॉलर से लिंक कर दिया। ये कंट्रीज अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करने लगी, जिसमें उनकी करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट सेट होती थी। यूएस डॉलर अब भी गोल्ड से लिंक्ड था, तो इनडायरेक्टली इन कंट्रीज की करेंसीज भी गोल्ड से जुड़ी हुई थी। इस सिस्टम के बाद यूएस डॉलर की डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। सभी देश अपने रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स रखने लगे और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करने लगे। यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी बन गया और धीरे धीरे दुनिया का डोमिनेटिंग करेंसी भी बन गया।
क्या आपको पता है ब्रेटन वुड्स के बाद यूएस ने अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर्स का यूज करके इंश्योर किया कि ऑयल का ट्रेड सिर्फ यूएस डॉलर्स में हो। इस कंसेप्ट को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं, जिसने यूएसए डॉलर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक अनाउंसमेंट किया जिसको आज तक लोग निक्सन शॉक के नाम से याद करते हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया कि यूएस डॉलर को गोल्ड से अनलिंक कर दिया जाएगा। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस थे। वियतनाम वॉर के कारण अमेरिका एक हाई इन्फ्लेशन फेस कर रहा था और अमेरिका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से भी जूझ रहा था। मतलब दुनिया के कई देश अपने रिजर्व्स में यूएस डॉलर्स कलेक्ट कर रहे थे, जितना गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास था ही नहीं। इस मिसमैच के वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स कर गया और डॉलर अब ऑफिशियली गोल्ड बैक नहीं रहा। अब सवाल यह था कि अगर डॉलर गोल्ड बैक नहीं था तो इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही थी। अब यूएस डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट के डिमांड और लोगों की ट्रस्ट डिसाइड कर रही थी। और लोगों में यूएस डॉलर को लेकर ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और बहुत सारे देशों के पास यूएस डॉलर रिजर्व्स थे जो वो ट्रेड के लिए यूज किया करते थे। इस नए सिस्टम को फिएट करेंसी सिस्टम कहते हैं। क्या आपको पता है फिएट करेंसी के पीछे कोई फिजिकल बैकिंग नहीं होती, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है। इसको टिंकरबेल इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर लोग किसी चीज में बिलीव करते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस बरकरार रहता है। फिएट करेंसी का पूरा मॉडल इसी ट्रस्ट पर बेस्ड है। वियतनाम वॉर के दौरान यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस से अपने डॉलर्स के बदले गोल्ड मांगना शुरू कर दिया था। फ्रांस ने तो अपने रिजर्व्स के लिए यूएस के गोल्ड रिजर्व्स को लिटरली शिप्स में भर के ले जाना स्टार्ट कर दिया था। फिएट करेंसी वो होती है जो किसी कमोडिटी जैसे गोल्ड से बैक्ड नहीं होती। इसकी वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट के फेथ और पब्लिक के ट्रस्ट पर डिपेंड होती है और इसकी वैल्यू कुछ की फैक्टर से डिसाइड होती है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश के सिस्टम्स कितने स्टेबल है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे करेंसी स्ट्रांग होती है। आज के टाइम पर दुनिया की ऑलमोस्ट सभी करेंसीज जैसे इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर, जापानीज येन एक्सेट्रा फिएट करेंसीज है और इन करेंसीज की वैल्यू करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम से डिसाइड होती है। और दुनिया में 3 तरीके के करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होते हैं। पहला, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम में करेंसी की वैल्यू मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। ये काफी वोलाटाइल होता है, लेकिन इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर ज्यादा कंट्रोल रख सकती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बाद फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट बन गया। आज यहाँ हर दिन 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, जो वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 40% है। दूसरा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम में किसी करेंसी की वैल्यू को एक और करेंसी या बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ लिंक करके उसके वैल्यू के साथ मेंटेन किया जाता है। इस प्रोसेस को करेंसी पेगिंग कहते हैं और ये करेंसीज को स्टेबिलिटी देता है और कई कंट्रीज इसको अपनाती है। कैरिबियन कंट्रीज अपने करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ पेग करती है क्योंकि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है जो यूएस डॉलर्स में होता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर्स के साथ पेग करती है क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट ड्रिवन है और एक्सटेंसिव ट्रेड के लिए यूज होती है। एशिया में हांगकांग और मकाओ भी यूएस डॉलर के साथ पेग्ड है। तीसरा और इंपॉर्टेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। इस सिस्टम में करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती है, लेकिन सेंट्रल बैंक्स टाइम टू टाइम इंटरवेन करते रहता है ताकि करेंसी को स्टेबलाइज किया जा सके। इंडिया मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम को फॉलो करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिवली करेंसी की वैल्यू को एक सर्टेन विंडो के अंदर रखने की कोशिश करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया अपने रुपीस को यूएस डॉलर से पेग क्यों नहीं करता। इसका जवाब आगे वीडियो में डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले अगर अब तक की इंफॉर्मेशन आपको इंसाइटफुल लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए सिंप्लीफाई करते रहेंगे। अब रिसेंटली इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना और दूसरा, ओवरऑल मार्केट डिस्टर्बेंसेस। जब इंडियन रुपीस वीक होता है तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है
लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये एक एडवांटेज बन जाता है क्योंकि इन कंपनीज का मैक्सिमम रेवेन्यू फॉरेन करेंसीज में होता है, इसलिए वीक रुपी से उनका प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ता है। पहले हम समझते हैं कि यूएस डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है। यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ के पीछे दो मेजर रीजन है। पहला, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। ट्रंप दोबारा यूएस प्रेसिडेंसी संभालने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यूज के थ्रू कुछ एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में कहा है जो यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग बना रही है। ट्रंप ने फॉरेन गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाने की बात की है। इसका मतलब कई कंपनीज जो अभी फॉरेन कंट्रीज में काम कर रही है वो यूएस में शिफ्ट हो जाएंगी। रिजल्ट ये होगा कि यूएस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब क्रिएट होगी और यूएस डॉलर की डिमांड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फिएट करेंसी सिस्टम फेल होता है या ग्लोबल ट्रस्ट गिरता है तब लोग गोल्ड की तरफ वापस जाने लगते हैं। इसलिए आज भी सारे देश लार्ज गोल्ड रिजर्व मेंटेन करते हैं। इंडिया के पास 853 टन्स गोल्ड है जो वर्ल्ड में 7th हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा गोल्ड यूएसए के पास है 8134 टन्स। दूसरा रीजन अमेरिकन इकोनॉमी की बेटर परफॉर्मेंस है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मंथ अमेरिका में नॉन फार्म जॉब जनरेशन की एक्सपेक्टेशन 165,000 थी, लेकिन रिपोर्ट्स ने दिखाया कि 256,000 जॉब्स जनरेट हुई, जो एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा थी। अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट यूएस इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़ रहा है। जब इन्वेस्टर्स और कंपनीज का ट्रस्ट यूएस इकोनॉमी में बढ़ता है तो वो यूएस डॉलर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे यूएस डॉलर की डिमांड और वैल्यू बढ़ती है और बाकी करेंसीज जैसे इंडियन रुपीज उसके सामने और कमजोर होती जाती है। अब तक हमने समझा कि यूएस डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, पर इंडियन रुपीज की वैल्यू गिरने का सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, और भी कई मार्केट फोर्सेज है जो इंडियन रुपीज पर प्रेशर डाल रही है। समझते हैं इन की फैक्टर्स को। क्रूड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट। रिसेंटली क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है और इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देश पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। हाई ऑयल प्राइसेस का मतलब है कि इंडिया को ज्यादा फॉरेन करेंसी मेनली डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है। इससे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और ट्रेड डेफिसिट काफी हाई हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा है जो इंडियन रुपीज को और कमजोर बनाता है। दूसरा फैक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं और उसे यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए में हाई इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स को वहां ज्यादा रिटर्न मिलता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले जाते हैं तो वो डॉलर्स परचेज करते हैं, जिसका असर इंडियन रुपी के डिमांड और सप्लाई पर पड़ता है और रुपी की वैल्यू गिर जाती है। तीसरा फैक्टर मिडिल क्लास कंजम्पशन डिक्लाइन है। 2024 के लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन कंपनीज की प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण मिडिल क्लास के पास स्पेंडिंग पावर कम हो गई है और लोग नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीद नहीं रहे। जब डोमेस्टिक कंजम्पशन गिरता है तो इंडियन मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अनअट्रैक्टिव लगती है। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लगते हैं और इंडियन रुपीज के लिए एक और चैलेंज बन जाता है। अब सवाल यह है कि इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। रुपी की वैल्यू को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं। पहला, फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल। आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को एक्टिवली यूज कर रहा है। आरबीआई डॉलर सेल करके उसकी सप्लाई बढ़ाता है, जिससे उसकी डिमांड कम होती है, और रुपीज खरीदता है, जिससे उसकी डिमांड और वैल्यू बढ़ती है। रिसेंटली इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 5.69 बिलियन डॉलर से कम होकर टोटल 634.58 बिलियन डॉलर्स हो गया था, और ये कुछ वीक से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है क्योंकि आरबीआई इसको बेचकर इंडियन रुपीज को खरीद रहा है। दूसरा स्टेप इंपोर्ट टैरिफ्स और ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव करना है। इंडिया कुछ इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाने की बात कर रहा है और एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इंडियन रुपीस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ेगी। तीसरा स्टेप एफडीआई को प्रमोट करना है। सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नए रिफॉर्म्स ला रही है ताकि इंडियन मार्केट फिर से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन सके। इंडियन रुपी की स्टेबिलिटी के लिए एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई अपना डिजिटल रुपी लॉन्च कर रहा है जो करेंसी मैनेजमेंट के कॉस्ट को रिड्यूस करेगा
और इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। अब हम वापस आते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या इंडियन रुपी को यूएस डॉलर के साथ पेग कर लेना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू स्टेबल हो जाए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसा हमने पहले बताया था, करेंसी पेगिंग एक सॉवरेन डिसीजन होता है। इसका मतलब है कि एक देश अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरे करेंसी जैसे यूएस डॉलर्स के साथ एक फिक्स्ड रेंज में मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हांगकांग अपने करेंसी को 7.75 से लेकर 7.85 हांगकांग डॉलर्स पर यूएस डॉलर्स के रेंज पर पेग करता है। अब अगर यूएस डॉलर की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में बढ़ती है तो हांगकांग को इसके साथ टैली करने के लिए खुद की करेंसी को ऊपर उठाना पड़ेगा, जिसके लिए हांगकांग को अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर्स को बेचकर हांगकांग डॉलर्स खरीदना पड़ेगा, जिससे उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर्स के साथ मेंटेन हो पाएगी। करेंसी पेगिंग सिस्टम में एक और हिडन कॉस्ट होता है, इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन। अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता है और यूएस डॉलर की वैल्यू ग्लोबल लेवल पर गिरती है तो पेग्ड करेंसीज जैसे हांगकांग डॉलर को भी उसका इंपैक्ट लेना पड़ता है, चाहे उनका डोमेस्टिक इन्फ्लेशन स्टेबल हो। इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर के साथ पेग करना थ्योरेटिकली मुमकिन है। कई बार इसे काशी पेग्ड भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई एक विंडो में रुपये को डॉलर के अगेंस्ट मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस है। पेगिंग करने के लिए इंडिया के पास मैसिव फॉरेक्स रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अप डाउन के समय आरबीआई को यूएस डॉलर्स बेचना पड़ता है ताकि रुपये की वैल्यू मेंटेन हो सके। पेगिंग का मतलब है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हेवली रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी पॉलिसीज पर फ्रीली काम नहीं कर पाता, यानी इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जैसे क्रिटिकल इश्यूज को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर से पेग करना एक टेम्पररी स्टेबिलिटी तो ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इंडिया जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटर है, क्योंकि ये इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी और मॉनेटरी इंडिपेंडेंस देता है। अगर आपने अब तक की सारी बातें अच्छे से समझ ली है तो अब हम एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या कोई देश अपनी अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके अमीर बन सकता है? ये कंसेप्ट थ्योरेटिकली इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। अगर एक देश अपनी करेंसी को अनलिमिटेड प्रिंट करेगा तो इसके कुछ मेजर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। देश हाइपर इन्फ्लेशन में चल जाती है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू एक्सट्रीमली गिर जाती है, और मार्केट में करेंसी ओवरफ्लो होने की वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग का एक हिस्टोरिक एग्जांपल जिम्बाब्वे का है, जहां 2008 में हाइपर इन्फ्लेशन का लेवल 89.76 ट्रिलियन चल गया था। जिम्बाब्वे के सिटीजन को ग्रोसरी खरीदने के लिए व्हील बैरोज में कैश लेके जाना पड़ता था। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि करेंसी की वैल्यू सिर्फ ट्रस्ट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से बनती है, ना कि प्रिंटेड नोट्स की क्वांटिटी से। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर कि क्या डॉलर सिर्फ इंडियन रुपीस को ही इंपैक्ट कर रहा है? इसके लिए हम 4 करेंसीज का एग्जाम्पल देखते हैं: यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और टर्किश लाइरा। सारे करेंसीज के ट्रेंड को देखकर यह तो साफ है कि डॉलर के स्ट्रांग होने से ग्लोबली सारे करेंसीज पर इफेक्ट पड़ रहा है और इंडियन रुपीस अकेला नहीं है।